नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर जयपुर से है, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी जिले के डाबी कस्बे में अमर शहीद नानक जी भील के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि अहमदाबाद में हुआ भीषण विमान हादसा पूरे देश को भीतर से झकझोर दिया है। इस दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी इसमें प्रभावित हुए हैं। जिन परिवारों पर यह संकट आया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो आपको बता दें, अहमदाबाद विमान दुर्घटना ने देश को झकझोर दिया। ये बयान जो है ओम बिरला की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, ओम बिरला बूंदी के डाबी में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये संवेदना जो है वो व्यक्त की। नानक जी भील का बलिदान प्रेरणादायक है। उन्होंने ये भी कहा, आदिवासी समाज की पीड़ा दूर करना उनका संकल्प है। तो नानक जी भील की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पीड़ा दूर करना उनका संकल्प है। तो ओम बिरला, आपको बता दें, ओम बिरला जो है वो बूंदी के डाबी में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने नानक जी भील का माल्यार्पण किया, वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसे लेकर पूरा देश जो है वो दुखी है और इस पूरी घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दुर्घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। संकट की इस घड़ी में सभी जो परिवार अपनों को खोया है, उसके साथ पूरा देश जो है एक साथ खड़ा है। देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ दूसरे देशों के लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो आपको बता दें, जयपुर के डाबी में ओम बिरला जो है वो पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने नानक जी भील का माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बारे में भी चर्चा की और अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है। तो दूसरे देशों के लोग भी इसमें प्रभावित हुए हैं। जिन परिवारों का पर ये संकट आया है, पूरा देश जो है उनके साथ खड़ा है। तो अहमदाबाद दुर्घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। ये बयान, ये संबोधन जो है ओम बिरला की तरफ से दिया गया है। ओम बिरला ने बूंदी के डाबी में ये संवेदना व्यक्त की है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की। वहीं सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में शिक्षक जोगाराम पटेल से मिलने भी पहुंचे थे, जिसके बाद जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तबादलों को लेकर काफी शिक्षक आए हैं, जिनको कई गलत खबर छपी मिली थी। अभी ट्रांसफर का कोई सरकारी आदेश जो है वो नहीं दिया गया है और ना ही सरकार ने ट्रांसफर पर कोई रोक हटाई है। आपको बता दें, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जब भी ट्रांसफर से रोक हटे, अवश्य आवेदन करें। नियमानुसार ट्रांसफर अवश्य होगी और अभी तक ट्रांसफर से रोक जो है वो नहीं हटाई गई है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से शिक्षकों के तबादले जो हैं वो संघर्षरत रहे हैं। काफी शिक्षक आए तबादला को लेकर के। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में कोई गलत खबर छपी है। अभी ट्रांसफर का कोई सरकारी आदेश नहीं हुआ है और न सरकार ने ट्रांसफर से कोई रोक हटाई है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, जब भी ट्रांसफर से रोक हटे तो अवश्य आवेदन करें। नियमानुसार ट्रांसफर अवश्य होगी। आज की तारीख तक अभी तक ट्रांसफर से रोक नहीं हटी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, जोगाराम पटेल का आज जोधपुर दौरा था, इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से भी मुलाकात की। क्या कुछ निर्देश दिए और क्या कुछ जानकारी दिया उन्होंने इस दौरान? प्रज्ञा, जोगाराम पटेल जोधपुर दौरे पर हैं और राजस्थान के जो तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं और द्वितीय श्रेणी के जो शिक्षक हैं, ये काफी टाइम से परेशान है। ये पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की,
जी तब से ही परेशान है। कांग्रेस सरकार ने भी इनके तबादले नहीं करे थे और जी बीजेपी की सरकार आने के बाद भी ये उस लाभ से वंचित है, जी इनके तबादले नहीं हो रहे हैं। तो ये इस उपलक्ष्य में मिले और इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे खबरें आ रही कि तबादले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो क्या सत्यता है? जी। इस पर जोगाराम पटेल जी ने साफ तौर पर इनको इनकार करा कि अभी तबादलों पे जो सरकार है वो मौन है, जी। अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है और आप सोशल मीडिया की बातों में ना आए। जी और अभी इस तरह का कोई निर्णय जो है मुख्यमंत्री भजनलाल द्वारा नहीं लिया गया है। जी बिल्कुल इमरान, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा कि तबादलों पर रोक जो है अभी तक नहीं हटी है, तो क्या शिक्षकों से उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया कि ये रोक कब तक हटेगी? ये अभी बहुत जल्दी जो है वो फेरोबदल होने वाला है और अभी आईएएस की लिस्ट भी निकलने वाली है। आईएएस के भी तबादले भी पेंडिंग सूची में हैं और आईपीएस के भी पेंडिंग सूची में हैं। तो सारे जो विभाग हैं, जिसमें शिक्षा विभाग भी है, जिसमें ये शिक्षक जो है इनसे मिले हैं तृतीय श्रेणी के, तो इनके भी तबादलों पे रोक जो है अभी लगी हुई है और इसका जो रोक जो हटने वाली है वो 10 से 15 दिन के अंदर ये रोक हट जाएगी। राजस्थान सरकार जो है तबादले चालू करने वाली है। तो इसी उपलक्ष्य में इन्होंने आश्वासन दिया उनको, जो इनका दल आया है शिक्षकों का, उस दल जो मिलने आया है उनको। इमरान, आखिर ये ट्रांसफर पर रोक लगने की वजह क्या है? क्यों इतने लंबे समय से ये रोक जो है वो नहीं हटी है? प्रज्ञा, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं, ये इनकी संख्या जो है राजस्थान के अंदर बहुत अत्यधिक है। जी। सरकारी कर्मचारी के अंदर ये एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर मौजूद हैं। शिक्षा विभाग के जो तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं, ये गांवों में और टीएसपी एरिया में और शहरों में हर जगह हैं और इनकी संख्या बहुतायत है। तो इनके ट्रांसफर की तरफ सरकार जो है जब हाथ डालती है, जब चेंज करती है, तो एक सरकार के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है और व्यस्तता बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत काफी बड़ी संख्या में, ये लाखों की संख्या में है। तो इनको शफल करना, ये सरकार जो है इससे बचने की कोशिश करती है। जी, यानी माना जाए कि जी बिल्कुल इमरान, इसका मतलब ये माना जाए कि प्रशासनिक दबाव और कार्य की अधिकता की वजह से ये ट्रांसफर पर जो है वो रोक लगा हुआ है। कई कारणों में से ये एक मुख्य कारण है और दूसरा कारण ये है कि आज की जो शिक्षक हैं, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ पे सड़कें भी नहीं है, आवागमन भी नहीं है, वहाँ उसका ट्रांसफर हो रखा है, या आदिवासी क्षेत्र है, या बाड़मेर जैसलमेर का तपती गर्मी वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे संसाधन मौजूद नहीं है स्कूल तक जाने के लिए, तो वहां से शिक्षक जो लगे हुए हैं काफी सालों से, वो चाहते हैं कि हम यहाँ से हमारा तबादला जो है सुगम गंतव्य स्थान, जहाँ शहरी और जिले स्तर पर हमारा ट्रांसफर हो जाए, ताकि हमारी जो ये पीड़ा है ये दूर हो जाए। तो हर जो शिक्षक है वहां से बचना चाहता है। तो ये सरकार के लिए एक चुनौती रहती है कि किस टाइम किसको कहाँ लगाना है। और काफी समय से जो टीएसपी एरियो में और ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर ये शिक्षक लगे हुए हैं, तो एक चेंज, तबादला भी एक जरूरी हो जाता है। ये तबादला देके सबको मौका मिलना चाहिए। तो वो वाली स्थिति सरकार के सामने है और सरकार जो है हमेशा इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए तबादले जो है 5 साल 6 साल के अंदर एक बार ही हो पाते हैं, हर साल, हर 2-3 साल में होना संभव नहीं है। जी बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि शिक्षकों की संख्या जो है वो काफी अधिक है, क्या सिर्फ शिक्षकों के ही ट्रांसफर पर रोक लगी है या किसी और डिपार्टमेंट के लोगों पर भी जो है वो ट्रांसफर पर रोक लगी हुई है प्रदेश में? क्या और जो डिपार्टमेंट है सरकारी, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र ले लो, विद्युत का क्षेत्र ले लो, कृषि का क्षेत्र ले लो, पशुपालन विभाग ले लो और सामाजिक कल्याण विभाग ले लो, इनके ट्रांसफर जो हैं, खनन विभाग ले लो, इनके ट्रांसफर जो हैं ये साल 2 साल के अंदर हो जाते हैं। जो है खुल जाते हैं और उसमें सरकार ट्रांसफर कर देती है। लेकिन शिक्षकों का जो तबादला है ये काफी लंबे समय से इस पे रोक लगी हुई है। उसका मुख्य कारण यही कि सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है शिक्षकों के तबादले वाली संख्या। बिल्कुल इमरान, आपने जैसा बताया कि काफी बड़ा चुनौती है सरकार के पास, क्योंकि शिक्षकों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में है। ऐसे में तुरंत ट्रांसफर करना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रशासन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक बड़ी सफलता दिलाई है। आपको बता दें, एजीटीएफ की टीम ने जयपुर दक्षिण के चाकसू से एक ट्रक से 424 किलोग्राम
अवैध गांजा जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इससे कुछ समय पहले भी टीम ने शिवदासपुरा टोल पर नाकाबंदी कर ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही एक स्कॉर्पियो समेत गैंग के सरगना सहित 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उनके पास से कई अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत पर 2 करोड़ रुपए जो आंकी जाती है उस मात्रा में मादक पदार्थ भी जो है वो जब्त किए थे। आपको बता दें एजीटीएफ की कार्रवाई से नशे के खिलाफ राजस्थान पुलिस के इस अभियान को एक नई गति मिली है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान भविष्य में जारी रहेंगे ताकि राज्य को मादक पदार्थों से मुक्त किया जा सके। तो एजीटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। इस मामले में 5 तस्करों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें तस्करों के पास से 424 ग्राम अवैध मादक पदार्थ जो है वो जब्त किए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर बांगड़ अस्पताल चिकित्सा प्रशासन के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर एक भव्य रक्तदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें ये रैली बांगड़ अस्पताल से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय के चौराहे तक पहुंची। रैली में सैकड़ों स्कूल के छात्र छात्राएं, मेडिकल छात्र, चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संगठन के सदस्य जो हैं वो शामिल हुए। बांगड़ अस्पताल के अधीक्षक और जिला चिकित्सा प्रभारी के नेतृत्व में इस रैली का उद्देश्य रक्तदान के प्रति जन जागरूकता फैलाना और लोगों को इस नेक कार्य के लिए प्रेरित करना था। आज विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में बांगड़ अस्पताल में एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एसबीआई वाले और आम पब्लिक का भी इसमें सहयोग रहा और सारे स्टूडेंट और हमारे मेडिकल स्टूडेंट और सारे स्टाफ ने मिलकर एक रैली का आयोजन किया। और इस रैली में हमने पब्लिक में ये जागरूकता डेवलप करने की कोशिश की कि रक्तदान की क्या महत्व है और लोगों को जागरूक करने के लिए रक्तदान करना चाहिए। हमारा बांगड़ अस्पताल का ब्लड बैंक एक नेशनल लेवल का ब्लड बैंक है और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कलेक्शन होता है। यहाँ पे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला था और ऑपरेशन चले थे उसमें 5 मिनट के पूर्व कहने पे रक्तदाता द्वारा 31 यूनिट ब्लड डोनेट 1 घंटे के अंदर कर दिया गया था। ये दर्शाता है कि पाली की पब्लिक ब्लड देने के प्रति कितनी जागरूक है और इनकी दानदाता की वजह से आज ये इस स्टेज पर पहुँच गया कि हमारे यहाँ पे कोई भी जो पेशेंट आया है वो बिना ब्लड चढ़ाए नहीं गया है। आसपास के जिलों से भी यहाँ पेशेंट आते हैं और ब्लड चढ़ाने जाते हैं, क्योंकि आए दिनों में खून की कमी मरीज खूब होते हैं। जो विशेष परिस्थितियों में अच्छे पीड़ित मरीज हैं, थैलेसीमिया के मरीज हैं, जो लॉन्ग डिजीज मरीज को हम फ्री ब्लड देते हैं, वो भी यहाँ के ब्लड चढ़ाते हैं। तो लोगों को मेरे को यही कहना है कि खून देवें, जिंदगी बचाएं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां हनुमान मंदिर के समीप 6 जून को व्यापारी अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें एसएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि 6 जून की रात को व्यापारी नवीन कुमार को कुछ लड़कों ने अपहरण कर लिया और उनके परिवारजनों से रुपए की मांग की थी, जिससे फोन पे लेन देन भी हुआ था। इस सूचना पर राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मेड़ा ने नेतृत्व में विभिन्न टीमें रवाना की थी। पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए आरोपियों ने व्यापारी को भरतपुर क्षेत्र में छोड़ा और फरार हो गए। जो व्यापारी का अपहरण हुआ था उसे सकुशल उसी रात बरामद कर लिया गया था। वहीं व्यापारी के द्वारा पहनी गई सोने की अंगूठी और उसके साथ नकदी भी लूट ली गई थी, जिस पर मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें ये मामला राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीणा के नेतृत्व में बनाई गई टीम के द्वारा किया गया और इसी टीम ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी और कड़ी को जोड़ते हुए 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। जैसे कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी है कि 6 तारीख को यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि नवीन कुमार करके जो है उनको रात को कुछ लड़कों ने जब वो घूम रहे थे तो कुछ लड़कों ने उनको वहाँ से लिया और फिर उनकी फैमिली से डिमांड किया पैसे के ऊपर और 10,000 का लेन देन जो है वो भी हुआ। जैसे ही ये न्यूज जो थी वो एसएचओ साहब के पास पहुंची, एसएचओ साहब तुरंत उसी वक्त यहाँ से रवाना हुए। आप लोगों ने उसको कवर भी किया था कि तहसीलदार साहब और एसएचओ साहब तुरंत जो है वो वहाँ से गए।
क्योंकि इतनी तुरंत कार्रवाई हो रही थी, तो इसकी वजह से जितने भी मुलजिम थे उन्होंने उसको भरतपुर एरिया के अंदर छोड़ा और वहाँ से फरार हो गए। तो उससे हमें जो व्यक्ति का जिसका अपहरण हुआ था वो तो सकुशल उसी वक्त बरामद हो गया, लेकिन मुकदमे के अंदर उसके द्वारा पहनी गई अंगूठी, उसके द्वारा जो 10,000 रुपए का ट्रांसफर हुआ, जो उसके वॉलेट के अंदर पैसे थे, ये वाली सारी चीजों के ऊपर मुकदमा पंजीकरण करके आगे अनुसंधान किया, जिसके अंदर सीओ मैडम के निर्देशन के अंदर जो टीम बनाई गई, SHO साहब और उनके थाने के अंदर जो मेन इनकी टीम है, उसके साथ में उन्होंने कार्रवाई की, कड़ी से कड़ी जोड़ी। इसमें फिजिकल, सर्कमस्टेंशियल और टेक्निकल एविडेंसेस के लिए संजय जो साइबर सेल में है, उन्होंने 2-3 दिन तक लगातार पीछे लग के 3 मुलजिम को हमने इसमें बाकायदा गिरफ्तार किया है। ये तीनों मुलजिम जो हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के हैं और अलवर के रहने वाले हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां तेज गर्मी से सबसे बड़े PBM अस्पताल में उल्टी दस्त के रोगी जो हैं वो बढ़ गए हैं। आपको बता दें, रोजाना 1000 से भी ज्यादा रोगी अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि तेज गर्मी और खान पान में लापरवाही से शरीर में पानी की भारी कमी हो जा रही है, जिससे ये लक्षण सामने आ रहे हैं। अगर तापमान की बात करें तो बीकानेर में तापमान 47 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है, तो वहीं बॉर्डर क्षेत्र में तापमान और भी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि धूप में बाहर निकलते समय सर और चेहरे को ढके, नींबू पानी को साथ में रखें और थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में इन दिनों ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही है। तेज गर्मी के चलते जहां टेम्परेचर 48 डिग्री के आसपास चल रहा है, गर्म हवाएं चल रही है, वहीं रोजाना अस्पताल में लू के और उल्टी दस्त के रोगी हैं जो बराबर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर के PBM अस्पताल में, जहां पर हमारे साथ हैं अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। बात करते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति। देखिए, जहाँ तक लू ताप को मैनेजमेंट की और गर्मी की जो सिचुएशन अपने यहाँ चल रही है उसको मैनेजमेंट की बात है, हम लोगों ने इस तरह के मरीजों को जो लू के आते हैं, जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं या हीट एक्सॉक्शन कहते हैं, इसके लिए अलग से 10 बेड का सेपरेट ICU बना रखा है। D वार्ड में चिन्हित कर रखे हैं बेड, बर्फ़ की व्यवस्था पूरी कर रखी है, फर्राटा फैन वगैरह लगा रखे हैं, AC जहाँ पे वार्ड बनाया वहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ में AC चलता है, AC बराबर काम कर रहे हैं। साथ में ही पर्याप्त मात्रा में IV फ्लूइड और उसी के साथ में रेक्टल थर्मामीटर, जिससे कि टेम्परेचर अगर बाय द वे ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं 103 से ज़्यादा होता है उसका। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर जिला परिषद सभागार में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जिला कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों को कई आदेश भी दिए। आपको बता दें, जिला कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि योग हमारे जीवन का आधार है, जो न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी ज्यादा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित में संजीवनी सेवा संस्थान द्वारा मनरेगा में जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने इस दिशा में निर्देशन चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के पखवाड़े के तहत कई तरह की गतिविधियों का ज्ञान भी दिया। इस दौरान उन्होंने सदस्यों के साथ मनरेगा में मौके पर पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा की और लोगों को बताया कि कैसे इन योजनाओं का लाभ उठाया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस ने अवैध बजरी और मादक पदार्थ माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। आपको बता दें, इस अभियान में झंवर की 22 ग्राम पंचायत, विवेक विहार की 4 ग्राम पंचायत और कुड़ी के 2 ग्राम पंचायत जो है शामिल है। इस अभियान के लिए पुलिस ने 28 टीम बनाकर 300 पुलिस कर्मियों को तैनात की है, जिससे इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां शहर में पिछले काफी दिनों से विद्युत की समस्या चली आ रही है, लेकिन इस समस्या को लेकर बार बार विद्युत विभाग को अवगत कराने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। आपको बता दें, 24 घंटे में से 15-15 घंटे बिजली कटौती रहती है और विद्युत विभाग के द्वारा कोई कार्य जो है वो नहीं किया जा रहा। बिना किसी सूचना के ये बिजली जो है वो कटौती लगातार चल रही है। सबसे ज्यादा विद्युत कटौती रात के समय ही की जाती है, जब लोग चैन से सो रहे होते हैं।
तो आपको बता दें बिजली कटौती को लेकर लोगों में खासा आक्रोश भी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झुंझुनू से है, जहां खेतड़ी और वन्य जीव अभयारण्य स्थित तालाब परिसर में एक विशेष पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें पीपल और तुलसी के पौधे का निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बता दें ये कार्यक्रम पर्यावरण प्रेमी गोपाल कृष्ण शर्मा की पहल पर किया गया था, जिसमें खेतड़ी विधायक और इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके साथ ही गुर्जर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि तुलसी और पीपल जैसे पौधों को न केवल धार्मिक बल्कि औषधीय महत्व भी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां रुपए मांगने के बाद युवक पर 2 लोगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें कि हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं हमले की सूचना पर नागौर थाना पुलिस जो है वो पहुंची, जहां घायल से घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर राजगढ़ से है, जहां सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जिन्हें देर रात एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय लाया गया। आपको बता दें चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस जो है वो पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।